एक लाइन उन्होंने जरूर यूज करी थी कि टांग तो मेरी टूट गई लेकिन गोल मैंने कर दिया। ये देखिए 96 में कहा था उन्होंने कि मंडल ऐसी मजबूरी है कि कोई राजनीतिक पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर सकती। और आज की राजनीति भी अगर आप देखेंगे जो आज चल रही वो मंडल 2 चल रही है। ये मजबूरी थी, पिताजी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि ये वीक कोएलिशन है। देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भाजपा और कम्युनिस्ट एक मंच पे नहीं बैठे, कभी इमरजेंसी में भी नहीं बैठे। गुजरात के दंगे हुए थे 2002 में, एक फीलिंग थी कि भाई फैसिस्ट फोर्सेस, बीजेपी को उसी से जोड़ा जाता था उस समय कि भाई रोकने के लिए आप नॉन बीजेपी सरकार बने। मतलब राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी तो उन्होंने बड़े पैम्फलेट छपवाए थे कि राजीव के हत्यारा करुणानिधि है, और वो बेचारे आए थे यहाँ पर। ये ज़रूर था जब सरकार गई है तो उन्होंने उस समय अपनी पता नहीं भाषण में कहा कि नहीं कहा, लेकिन एक लाइन उन्होंने ज़रूर यूज़ करी थी कि टांग तो मेरी टूट गई लेकिन गोल मैंने कर दिया। ये इन्होंने, ये सरकार गई है 91 में, 96 में उन्होंने एक स्पीच दी थी हार्वर्ड में, जो कि अब ये सिलेबस का एक हिस्सा बन गई है हार्वर्ड में, और होगी करीब 20-25 पन्ने की स्पीच होगी, है मेरे पास कहीं रखी हुई है। उसमें भी इन्होंने ये कहा था एफर्मेटिव एक्शन में, लेकिन वो स्पीच थोड़ी अमेरिकन ऑडियंस के लिए थी। तो उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन जो अमेरिका में लिया गया है उस पर भी कुछ टिप्पणी करी है। उस भाषण में उन्होंने ये भी कहा है कि आई मे हैव ब्रोकन माई लेग बट आई हैव स्कोर्ड द गोल। और उन्होंने तब कहा था, ये देखिए 96 में कहा था उन्होंने कि मंडल ऐसी मजबूरी है कि कोई राजनीतिक पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर सकती। और आज की राजनीति भी अगर आप देखेंगे जो आज चल रही है वो मंडल 2 चल रही है। किसी भी बड़े दल को देख लीजिए आप, वो सब मंडल की ही बात कर रहे हैं, हालांकि पिताजी के नाम कोई नहीं ले। इसका जिक्र उन्होंने वैसे तो नहीं किया, लेकिन जो सुनने में आया था कि उनको लेफ्ट ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। अब लेफ्ट के पास शायद उस समय 62 या 68 सीटें थी, तो जब तक लेफ्ट, भाजपा और जनता दल, इनका मेन पार्टी यही थी, इनका तालमेल जब नहीं होगा तो कैसे प्रधानमंत्री आप कर देंगे। ये मजबूरी थी, पिताजी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि ये वीक कोएलिशन है। देखिए इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भाजपा और कम्युनिस्ट एक मंच पे नहीं बैठे, कभी इमरजेंसी में भी नहीं बैठे। इमरजेंसी में कम्युनिस्ट मिसेस गांधी के साथ थी, जबकि सारे दल जनता पार्टी के साथ हो गए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ, तो वो हमेशा जान रहे थे ये कमज़ोर रहेगा मामला, क्योंकि कम्युनिस्ट और भाजपा हमेशा ऐसे रहे। देखिए 2004 तो छोड़िए, मैं 96 की बात करता हूँ। 96 में कांग्रेस की सरकार थी, हार गई। ये हुआ कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनेगी। अब वही समस्या आई थी जो 89 में आई थी, भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सारे नेता इसी घर में यहाँ बैठे रहे पिताजी को ले जाने के लिए कि अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। मुझे ये बात मालूम हो गई थी कि पिताजी इसको नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया, फिर देवी गौड़ा जी आई मिलने और उनसे साफ कहा कि आप अगर नहीं चलेंगे हम लोग ज़बरदस्ती आपको शाम को ले जाएंगे। वो कह के चले गए। उसके हाँ, शाम को सारे नेता यहाँ आ गए। मैं नया नया आया था विदेश से, फ्लैट ढूंढ रहा था। अंदर जब घर के आने लगा तो देखा कि यहाँ 300-400 कैमरा खड़े हैं, और वो सोचा पिताजी आ गए हैं, और वो जिंदाबाद होने लगी। मैं गाड़ी से निकला, सब पत्रकार दुखी हो गए कि भाई वो तो नहीं है, कोई और है। सब बाहर ही थे, अंदर कोई नहीं था। अंदर आया तो यहाँ लालू जी और देवी गौड़ा ये सब बैठे थे, ज्योति बासु सब थे। मुझे तो मालूम था कि पिताजी गाड़ी लेके भाग गए हैं, और वो जाएंगे नहीं शपथ लेने। तो मेरे पास सेल फोन था, वो लालू किसी के पास नहीं था, गिनती के 10 लोगों के पास रहा होगा उस समय। अब लालू जी हमसे कहते हैं कि अपने पिताजी को फ़ोन करो, तो हमने कहा कि मेरी औकात ही है खरीदने की, उनकी नहीं है। तो क्या उनके पास सेल फोन नहीं है, हम कैसे, वो किससे कहाँ लगाएंगे फ़ोन। यही सब हंसी मजाक थोड़ी होती रही। फिर हमने किसी तरह
एसपीजी लगती थी उस समय, संपर्क किया तो पिताजी ने साफ कह दिया कि इनसे कह दो कि जाके अपनी सरकार बना लें, आपस में तय कर लें कि इसको प्रधानमंत्री बनना है, हम लौटेंगे नहीं। और कह दो अगर नहीं करा तो फिर कांग्रेस सरकार बना लेगी। तो जब ये ड्रामा ख़त्म हो गया, देवी गौड़ा जी बन गए, तो मैंने पिताजी से पूछा ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने साफ कहा कि जहाँ एक बार हम बैठ गए वहाँ दोबारा ना बैठेंगे। और ये सत्यता, मतलब ये 96 की बात है, ये मैंने 84 में एक बार पहले भी एक्सपीरियंस किया। 84 में पिताजी लंदन जा रहे थे, मिसेस गांधी उस समय जीवित थी, ये जनवरी फरवरी की बात होगी। मंत्री थे, कहीं उनको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी। बार बार अरुण नेहरू जी फ़ोन करें और समझ में नहीं आई क्या बात है। तो हमने पिताजी से पूछा, तो कभी कभार मुंह से कुछ निकल आता था। तो हमने कहा ये बार बार फ़ोन आ रहा है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं, क्या बात है? कह रहे हैं हमको वापस मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमने तो क्या है, जहाँ यहाँ मंत्री है वहाँ मंत्री हो जाइए, इसमें क्या? तो कहा हम दोबारा न बने। तो हमने कहा क्यों? नहीं, एक बार जहाँ बैठ गए वहाँ दोबारा हम नहीं बैठते। ये 84 की बता रहे हैं आप, ये 96 में फिर हुआ। वो कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन वो फ़ोन बंद ना हो, क्योंकि उस समय चंद्रशेखर जी ने एक पदयात्रा करी थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उससे बड़ा प्रभाव हुआ था, जनता में एक परिवर्तन आया था। ये रिपोर्ट आ रही थी कि साहब 2 सीट नहीं निकल रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। चिंता तो थी कांग्रेस पार्टी को, भाई कैसे इसका फॉर्चून रिवाइव किया जाए। तब फिर अंत में शाम को एक बार फिर फ़ोन आया उनका, अरुण नेहरू जी का। तो उन्होंने ये सुना है, उन्होंने कहा नहीं हमसे, क्योंकि हम कमरे में बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखिए मैडम को हमारी राजनीतिक ज़रूरत है, तो आप मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बना दीजिए और नारायण दत्त तिवारी को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। 2 मिनट में स्वीकार हुआ और उनके विदेश से लौटते ही ये घोषणा हो गई। तो ये बात तब उन्होंने करी, एक बार जहाँ बैठ के दोबारा ना बैठेंगे। यही चीज़ इन्होंने 96 में करी। 2004 में उस टाइम कोई क्लियर मेजॉरिटी थी नहीं कांग्रेस की। ये था कि गुजरात के दंगे हुए थे 2002 में, एक फीलिंग थी कि भाई फैसिस्ट फोर्सेस, बीजेपी को उसी से जोड़ा जाता था उस समय, कि भाई रोकने के लिए आप नॉन बीजेपी सरकार बने। भाई अटल जी की सरकार थी, वो भी कोalition थी। उस समय ये था कि भाई नंबर नहीं हो रहे और करुणानिधि जी का सपोर्ट करना अत्यंत जरूरी था, न होता तो नंबर ही नहीं बनते। करुणानिधि जी समर्थन करने को बिल्कुल नहीं तैयार थे। वो इसलिए नहीं तैयार थे क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी ने, मतलब राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी तो उन्होंने बड़े पैम्फलेट छपवाए थे कि राजीव के हत्यारा करुणानिधि है, और वो बेचारे आए थे यहाँ पर कई बार। राजीव गांधी 17 बार तमिलनाडु आए और कभी उनको कुछ नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री था। इस बात से उनको बड़ा कष्ट था कि मुझे हत्यारा बना दिया। कुछ लिंक्स थे उनके एलटीटी से, ये था कि एलटीटी ने ही मारा है। पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि दोनों भाई राजनीति में आए। उनका ये मानना था कि भाई दोनों प्रोफेशनल हो, अपना प्रोफेशन पकड़ो और उसी को करते रहो। मैंने आपको पहले भी कहा है, ही वॉज वेरी प्रिंसिपल्ड। तो जब 95, 96 में बड़ा प्रेशर था, उसके पहले जाता हूँ 89, जब मेरे ऊपर सिंडिकेट्स का आरोप था तो पासपोर्ट मेरा तो सब सस्पेंडेड था, मैं यहीं था। तो बड़ा प्रेशर था कि इनको लड़वाओ, इनको लड़वाओ। अब आप सोचिए जनता दल की मीटिंग हो रही है, हाँ, तो उसी में ये टिकट वगैरह डिसाइड करते हैं। और आप सोचिए उसमें 30-40 महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं सब जगह से, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, सब जगह से बैठे हुए हैं बड़े नेता।
सबके टिकट डिसाइड हो रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का ये मानना था कि मुझे लड़ाया जाए। उनकी एक थ्योरी थी, उनकी थ्योरी ये थी कि आपके पिता, मुझे कहा कुछ लोगों ने कि आपके पिता के बाद सबसे ज़्यादा पब्लिसाइज्ड आप ही हैं। रोज़ मैगजीन में कुछ इंटरव्यू निकल रहा है, तो कोई कहानी निकल रही है, तो फलाना निकल रहा है कि आपका लड़ना। अच्छा, उस टाइम में कोई ऐसा तो था नहीं कि साहब, ये चलता भी था कि भाई बड़े नेता हैं, इनके लड़के को भी टिकट दे दो, ये चल रहा है। ये तो अब चर्चा शुरू हुई है कि ये फैमिली वाला नहीं होना चाहिए। उसमें ये मामला उठा, देवीलाल जी ने उठाया, मतलब बड़े बड़े नेता सब ने उठाया कि साहब इनको लड़वाओ। अब ये सब जगह से हामी हो गई। पिताजी अध्यक्ष थे, तो जब ये हुआ कि सब ने सोचा इन्हीं का लड़का, ये तो हाँ कर ही देंगे, इन्होंने कहा और किसी को टिकट मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। उन्होंने उसी टाइम टिकट काटा। अच्छा, मेरे पास चारा क्या था, मैं बाहर जा नहीं सकता, नौकरी छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। तो ही वॉज वेरी प्रिंसिपल। फिर मैंने कहा कि आपने रोका क्यों? तो बड़ा सिंपल जवाब था कि जो हमारे साथ इतने सालों से लगा है, उसका टिकट काट के अपने बेटे को बैठा दें हम, ये हम ना करेंगे। भी चुप थे। बात उनकी सही थी। पुराने स्कूल वाले हैं नेता, आज के ज़माने के नहीं, जो पहले अपनी सेटिंग कर लो फिर देखो। फिर 96 में भी यही हुआ। ये तो 89 में तो खुद काटा, 96 में भी यही हुआ। फिर वो प्रेशर बिल्ड करने लगा, तो टालने लगे, उनसे पूछो, उनसे पूछो। तो जब लोग मेरे पास आए तो मुझे भी थोड़ा प्रेशर महसूस होने लगा कि भाई लड़ लो। फिर मैंने पिताजी से बातचीत करी, उनसे पूछा मैंने कि भाई ऐसा ऐसा प्रेशर आ रहा है। तो कहे अभी तुम क्या हो? तो मैंने कहा अभी मैं लीमन ब्रदर्स का हेड हूँ। तो कहे तुम इलेक्शन लड़ोगे तो क्या होगे? कहे एमपी होंगे। कहे अगर प्रधानमंत्री सोचेगा तुम मंत्री योग्य हो तब तुम मंत्री बनोगे, और अगर तुमने अच्छा कामकाज किया तब हो सकता है तुम प्रधानमंत्री बनो। हमने कहा वो तो बड़ा लंबा है। कहे तो जब तुम हेड हो तो क्यों इसमें पढ़ रहे हो? हमने कहा छोड़ो हटाओ। थोड़ा मेरा स्वभाव भी अलग तरह का था, उम्र कम थी, गरम दल के मेंबर थे हम, और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। वो बड़ी ग्लैमरस जॉब होती है, हालांकि बड़ा प्रेशर रहता है उसके अंदर। दुनिया भर में आप ग्लोब में चारों तरफ अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, बड़ा प्रेशर रहता है दूसरे तरह का, लेकिन बड़ी ग्लैमर वर्ल्ड भी रहती है। तो हम थे भाई टॉप 50 बैंकर इन द वर्ल्ड। एक आर्टिकल यूरो मनी ने लिखा, उसमें 5 फोटोएँ थी, जल्दी फ़ोटो छापते नहीं है, उसमें से 3 मेरी थी। तो मतलब हमको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि भाई इस तरह से कैसे छप रहा है मेरा नाम। जो वर्ल्ड बैंक एडिशन में एक स्पेशल यूरो मनी निकालती है तो उसमें पीपल्स पेज होता है, उसमें 5 नाम थे। 5 नामों से एक मेरा था। एक गोल्डमैन का पार्टनर था, बाद में यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी हो गया। एक फ्यूचर्स एक्सचेंज का चेयरमैन था। एक यूएस बैंक का चेयरमैन था। तो छोटे से आदमी, हम तो इंडिया के हेड है भाई, ये तो पूरा देश चला रहे हैं, अब मतलब पूरी वो चला रहे हैं, पूरी फर्म चला रहे हैं। तो नाम भी हमने अपने प्रोफेशन में बहुत कमाया, ऐसा नहीं था कि नहीं है। तो पिताजी जानते थे कि जहाँ है वहीं रहने तो ज़्यादा ठीक है। राजनीति बड़ी गंदी हो चुकी थी तब तक।